गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से। बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हम कर रहे हैं असेसमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल्यांकन। और इसके अंतर्गत हम कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की राजनीतिक उपलब्धियां या कार्य, पॉलिटिकल अचीवमेंट्स, फंक्शंस ऑफ यूएनओ। उसमें सबसे पहले हम कर चुके हैं राजनीतिक उपलब्धियां, कार्य यानी पॉलिटिकल फंक्शंस, और हम महत्वपूर्ण समस्याएं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मुख लाई गई थी और यह अंतर्राष्ट्रीय विवाद जिनका समाधान संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया, उसमें रूस ईरान विवाद, यूनान विवाद, बर्लिन समस्या, कोर्फू चैनल विवाद और कश्मीर समस्या के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। नेक्स्ट हम करेंगे आज कोरिया विवाद, कोरियन क्राइसिस। संयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी स्थापना के प्रथम दशक के दौरान जिस अति महत्वपूर्ण विवाद से निपटना पड़ा था वह कोरिया विवाद, उत्तरी दक्षिणी कोरिया संघर्ष। यह विवाद समय समय पर महासभा व सुरक्षा परिषद दोनों में प्रस्तुत किया गया। सर्वप्रथम 1947 में अमेरिका की पहल पर इसे महासभा में लाया गया। अमेरिका उत्तरी कोरिया में, जो कि साम्यवाद के प्रभाव में था, लोकतंत्र की बहाली चाहता था। महासभा ने संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे तथा अपने आयोग की देखरेख में चुनावों का आदेश दिया। उत्तरी कोरिया की साम्यवादी सरकार ने इसे ठुकरा दिया। 1948 में पुनः महासभा द्वारा एक आयोग इसी कार्य के लिए नियुक्त किया गया, लेकिन यह व्यर्थ रहा। 1950 में कोरिया विवाद ने एक नया रूप ले लिया जब 25 जनवरी को उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। विभाजित सीमा रेखा 38 अक्षांश को पार करके उत्तरी कोरिया की सेनाएं दक्षिण कोरिया के अंदर तक आ गई। आक्रमण के अगले ही दिन दक्षिण कोरिया ने सुरक्षा परिषद को सूचित कर दिया। अमेरिका की पहल पर सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। सुरक्षा परिषद की जांच से स्पष्ट हो गया कि उत्तरी कोरिया आक्रमणकारी है और उसने अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का उल्लंघन किया है। सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि यह परिषद उत्तरी कोरिया के दक्षिण कोरिया पर सशस्त्र आक्रमण को बहुत गंभीरता से लेती है, और 2 ही दिन के पश्चात एक अन्य प्रस्ताव पारित करके सदस्य राष्ट्रों से सैनिक सहायता देने की मांग की गई ताकि उत्तरी कोरिया के आक्रमण का जवाब देकर सामूहिक कार्रवाई द्वारा प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की स्थापना की जा सके। ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से इसलिए पास हो सके क्योंकि सोवियत संघ सुरक्षा परिषद की बैठकों का बहिष्कार कर रहा था। अमेरिका समेत 16 राष्ट्रों की सेनाओं ने अमेरिकी जनरल मैकार्थर के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की इस प्रथम सामूहिक सैनिक कार्रवाई में भाग लिया। उत्तरी कोरिया को दक्षिण कोरिया से बाहर कर दिया गया। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाएं 38 अक्षांश पार करके उत्तरी कोरिया की सीमा में प्रवेश करने लगी तो चीन उत्तरी कोरिया के समर्थन में युद्ध में कूद पड़ा। मामला पुनः सुरक्षा परिषद में लाया गया तथा चीन का हस्तक्षेप रोकने के लिए प्रस्ताव पेश किए गए, लेकिन सोवियत संघ की निषेधाधिकार शक्ति के कारण कोई भी ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। नवंबर 1950 में महासभा ने इस मामले पर विचार किया तथा शांति के लिए एकता प्रस्ताव पास किया, जिसके अनुसार महासभा भी अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए सामूहिक कार्रवाई का आदेश दे सकती है। महासभा ने चीन व उत्तरी कोरिया को हथियार बेचने पर प्रतिबंध लगाया। दोनों पक्ष युद्ध से तंग आ चुके थे। आपसी वार्ताओं का दौर चला। अंत में 8 जुलाई 1951 को दोनों पक्षों में समझौता हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ कोरिया में शांति स्थापित करने में या स्थापना करने में सफल हुआ। यद्यपि आलोचकों ने इस विषय पर मतभेद व्यक्त किए। हम बात कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का प्रश्न, द क्वेश्चन ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार रंग भेद की नीति को लागू कर मानवाधिकारों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करती रही। वहाँ के काले भारतीयों की भी बड़ी संख्या है। सरकार की इस भेदभाव की नीति का शिकार रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से अनेक बार इस प्रश्न को उठाया जाता रहा है। सर्वप्रथम 1946 में भारत ने महासभा में इस प्रश्न को उठाया। 1949 में यह मामला महासभा में पुनः उठाया गया। जैसे जैसे महासभा में एशिया व अफ्रीका के नए नए स्वतंत्र राष्ट्रों की संख्या बढ़ने लगी, वैसे वैसे दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद की नीति को लेकर सदस्यों की एक बड़ी संख्या दक्षिणी अफ्रीका को संयुक्त राष्ट्र संघ से निकाल देने की मांग करने लगी।
सुरक्षा परिषद में इस आशय का प्रस्ताव अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को निषेधाधिकार की शक्ति के कारण पास नहीं हो पाया। दिसंबर 1977 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने दक्षिणी अफ्रीका पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर दक्षिणी अफ्रीका ने 1991 में रंग भेद को समाप्त करने का निर्णय लिया। दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार के इस निर्णय का अनुमोदन उस देश की गोरी जनता ने मार्च 1992 में एक जनमत संग्रह से कर दिया। दक्षिण अफ्रीका में एक नए युग का सूत्रपात हुआ और नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया। हम बात कर रहे हैं कांगो समस्या की। अफ्रीकी देश कांगो, जो कि बेल्जियम का उपनिवेश था, 30 जून 1960 को राष्ट्रीय आंदोलन तथा संघर्ष के पश्चात स्वतंत्र हो गया। नई सरकार बनी जिसकी बागडोर प्रधानमंत्री लुमुम्बा तथा राष्ट्रपति कासुबुबू ने संभाली। राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करते ही कांगो जटिल व विचित्र समस्याओं से घिर गया, जिसमें पृथकतावाद, सैनिक विद्रोह, सत्ता संघर्ष व विदेशी हस्तक्षेप जैसे तत्वों का समावेश था। कांगो के 6 प्रांतों, विशेषकर लियोपोल्डविले तथा कटांगा ने अलग होने की मांग करते हुए सैनिक विद्रोह करा दिया। बेल्जियम ने यूरोपियनों की सुरक्षा की आड़ लेकर अपनी सेनाएं कांगो में प्रविष्ट कर दी। गृह युद्ध छिड़ गया। इन परिस्थितियों में कांगो की प्रधानमंत्री लुमुम्बा ने 12 जुलाई 1960 को संयुक्त राष्ट्र संघ से प्रार्थना की कि कांगो की स्वतंत्रता की रक्षा करें। बेल्जियम को अपनी सेनाएं बाहर करने का निर्देश दे। 14 जुलाई 1960 को सुरक्षा परिषद की कांगो की स्वतंत्रता की रक्षा करे और हमने क्या बात की कि बेल्जियम को अपनी सेनाएं बाहर करने का निर्देश दे। ये किसने कहा? कांगो के प्रधानमंत्री लुमुम्बा ने 12 जुलाई 1960 को संयुक्त राष्ट्र संघ से प्रार्थना की। 14 जुलाई 1960 को सुरक्षा परिषद की बैठक हुई, जिसमें प्रस्ताव पारित करके बेल्जियम को अपनी सेनाएं कांगो से बाहर ले जाने के लिए कहा गया। इसी प्रस्ताव में महासचिव से कहा गया कि वह कांगो के लिए आवश्यक सैनिक सहायता की व्यवस्था करे। महासचिव ने शीघ्र कार्रवाई की तथा 18 घंटे के अंदर संयुक्त राष्ट्र सेना कांगो पहुंचने लगी। कटांगा प्रांत के अतिरिक्त कांगो के शेष भाग पर इन सेनाओं का नियंत्रण हो गया तथा हवाई अड्डे पर नियंत्रण कर लिया गया। शीघ्र ही कांगो की स्थिति में कुछ जटिलताएं पैदा हो गई। राष्ट्रपति कासुबू तथा लुमुम्बा में सत्ता संघर्ष, बेल्जियम सेनाओं द्वारा पृथकतावादियों की मदद, 1 सितंबर को कर्नल मोबुतु द्वारा कांगो की सत्ता को हथिया लेना आदि तत्वों ने संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य अति कठिन बना दिया। 1 जनवरी 1961 में प्रधानमंत्री लुमुम्बा को मार दिया गया। अब गृह युद्ध और तेज हो गया। कटांगा प्रांत के सैनिक शासन ने संयुक्त राष्ट्र को चेतावनी दी कि यदि उनकी सेनाएं कटांगा में प्रवेश करेंगी तो उनका सामना किया जाएगा। फलस्वरूप 21 फरवरी 1961 को सुरक्षा परिषद की बैठक हुई, जिसमें प्रस्ताव पारित करके कांगो को गृह युद्ध से मुक्त करने के लिए हर संभव उपाय करने के लिए कहा गया। एक सैनिक कमान भी नियुक्त किया गया, जिसके पश्चात कटांगा प्रदेश के विरुद्ध भी कार्रवाई शुरू कर दी गई। यह संघर्ष भी लंबे समय तक चला। इस दौरान महासचिव हैमरशोल्ड दिसंबर 1962 में कांगो के सैनिक नेताओं से बातचीत करने के लिए स्वयं वहां गए और वहां वे एक रहस्यमय विमान दुर्घटना का शिकार हुए। नए महासचिव उत्थांड ने कांगो के एकीकरण के प्रयास जारी रखे। जनवरी 1963 में यूएनओ की सेनाओं की अंतिम प्रभावशाली कार्रवाई की गई, जिसे महाशक्तियों अमेरिका व सोवियत संघ का भी समर्थन प्राप्त था। कांगो के सैनिक शासन ने घुटने टेक दिए, कांगो में पृथक्करण का विचार त्याग दिया और कांगो फिर से एक संगठित राष्ट्र बन गया और वहां शांति स्थापित हो गई। हम बात करते हैं हंगरी की समस्या की, प्रॉब्लम ऑफ हंगरी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हंगरी में साम्यवाद स्थापित हो गया था तथा वह सोवियत संघ, गुट और वार्सा संधि का सदस्य बन गया। कुछ ही वर्षों में वह साम्यवादी विरोधी भावनाओं का विकास हुआ तथा 23 अक्टूबर 1956 को साम्यवादी सरकार के विरुद्ध क्रांति हो गई। इमरे नेगी ने नई लोकतंत्रीय सरकार की बागडोर संभाल ली तथा वार्सा संधि से अपने आप को अलग करने की घोषणा कर दी। सोवियत गुट व साम्यवादियों ने हार नहीं मानी। सोवियत रूस ने अपनी सेनाएं हंगरी में भेजकर नवंबर 1965 में वहां एक समानांतर साम्यवादी सरकार भी स्थापित कर दी। इस सरकार के मुखिया बानोस कादर थे। इमरे नेगी को पद से हटा दिया गया, लेकिन पद छोड़ने से पूर्व उन्होंने
महासचिव से रूसी सैनिकों के हंगरी में प्रवेश के विरुद्ध शिकायत की। सुरक्षा परिषद के 3 पश्चिम सदस्यों ने मामला सुरक्षा परिषद में उठाया तथा विदेशी सेनाओं द्वारा हंगरी के नागरिकों के अधिकारों के कुचले जाने के विरुद्ध शिकायत की। सुरक्षा परिषद ने सोवियत रूस के निषेधाधिकार के कारण सुरक्षा परिषद कार्रवाई नहीं कर पाई। अमेरिका के अनुरोध पर महासभा की विशेष बैठक बुलाई गई। ये 4 नवंबर से 10 नवंबर 1965 तक चली। महासभा ने एक प्रस्ताव पास करके सोवियत रूस के समक्ष हंगरी से अपनी सेनाएं वापस बुला लेने का आग्रह किया तथा हंगरी की सरकार से संयुक्त राष्ट्र के 5 सदस्यीय जांच आयोग को अपने यहाँ आने की अनुमति देने के लिए भी कहा, परंतु ये दोनों प्रस्ताव ठुकरा दिए गए। इसके बावजूद जांच आयोग ने हंगरी से भागे नागरिकों से बातचीत करके रिपोर्ट तैयार की। हंगरी सरकार ने इस रिपोर्ट को भी झूठा करार दिया। महासभा ने इसके बाद इमरे नेगी को फांसी दिए जाने की भी कड़ी निंदा की। 1963 तक हंगरी समस्या महासभा की कार्रवाई से बहस के लिए पेश की जाती रही। हंगरी समस्या ने संयुक्त राष्ट्र संघ व इसके अंगों को ऐसी समस्याओं से निपटने में कठिनाइयों का अनुभव कराया जिनमें बड़ी शक्तियां किसी विवाद से उलझी हो। हम बात करते हैं स्वेज नहर की समस्या की। 26 जुलाई 1956 को मिस्र द्वारा स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण से अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। 1888 में हुए स्वेज नहर संबंधी कुस्तोनीतियां समझौते का उल्लंघन होता देख फ्रांस व इंग्लैंड ने अरब देशों के परंपरागत शत्रु इजराइल के साथ मिलकर 29 अक्टूबर 1956 को मिस्र पर हमला कर दिया। सुरक्षा परिषद का इस विवाद पर कोई कार्रवाई कर पाना संभव नहीं था क्योंकि 2 आक्रमणकारी देश फ्रांस तथा ब्रिटेन निषेधाधिकार का अधिकार रखते थे। 1 नवंबर 1956 को महासभा की आपातकालीन विशेष बैठक हुई जिसमें प्रस्ताव पारित करके हमलावर सेनाओं से तुरंत वापस हट जाने की अपील की। 4 नवंबर को एक दूसरा प्रस्ताव पारित करके महासचिव ने यूएनओ की आपातकालीन सेना की योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा। युद्ध अभी भी जारी था। 5 नवंबर 1956 को अपने तीसरे प्रस्ताव द्वारा महासभा ने आपातकालीन सेना गठित कर दी। महासचिव को स्थायी सदस्यों को छोड़ शेष राष्ट्रों के सैनिकों को इसमें शामिल करने का अधिकार दे दिया गया। 5 नवंबर को सोवियत रूस ने धमकी दे दी कि यदि मिस्र पर आक्रमण तुरंत बंद नहीं किया गया तो वह भी मिस्र की सहायता के लिए युद्ध में कूद पड़ेगा। ब्रिटेन व फ्रांस को अमेरिका का समर्थन प्राप्त नहीं था। संयुक्त राष्ट्र संघ का दबाव भी बढ़ रहा था और जिससे उनके अपने देशों में जनमत उनके विरुद्ध हो रहा था। फलस्वरूप ब्रिटिश, फ्रांसीसी व इजरायली सेनाएं पीछे हट गई। संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं युद्ध विराम का निरीक्षण करने पहुंची और संयुक्त राष्ट्र संघ को समस्या का समाधान करने में सफलता मिली। तो इस प्रकार आज हमने 5 समस्याएं डिस्कस की जिसमें सबसे पहले हमने कोरिया विवाद, दूसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का प्रश्न, तीसरे नंबर पर कामगो समस्या, चौथे नंबर पर हंगरी की समस्या और 5वें नंबर पर स्वेज नहर की समस्या को हमने आज अच्छे से ढंग से समझा। इससे पहले हम कर चुके हैं रूस ईरान विवाद, यूनान विवाद, बर्लिन समस्या, कोफू चैनल विवाद और कश्मीर समस्या। और इसी कड़ी में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे क्यूबा की समस्या, साइप्रस समस्या, अरब इजराइल युद्ध 1967, इराक का कुवैत पर कब्जा और लास्ट में हम करेंगे सोमालिया में राहत कार्य। धन्यवाद।